अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आलिया आफ्ताब और आज मेरे साथ बैठी हुई है मरियम। मरियम ने हमारा जो फेसबुक पेज है मरियम हीलिंग सेंटर का, उसको बहुत ज़्यादा लाइक किया हुआ है और हमारी जो यूट्यूब पे सारी वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस को भी इसने देखा है और ये हमारे जितने प्रोग्राम्स आते हैं उनको बड़ी बाकायदगी से उस वक्त लाइव देखती है, क्वेश्चंस पूछती है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव है ये। और इसी को देखते हुए जब मैं अपनी बुक के बारे में बता रही थी, जैसे ये मेरी बुक है मरियम के पास, इसका नाम है हीलिंग जर्नी थ्रू अल्टरनेटिव थेरेपीज फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये जो मेरी किताब है, जब मैंने इसके बारे में बताया था तो मरियम को जब पता चला तो मरियम ने कॉल की और कॉल करके इसको पता चला कि ये बुक जो है ये इसको आके परचेज करनी होगी। और क्योंकि मरियम लाहौर बेस्ड ही है और वर्किंग वूमन भी है तो इसने सोचा कि ठीक है ये आएगी और आके परचेज करेगी। तो मरियम से मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब ये बुक परचेज करने आई थी और जब इसने बुक परचेज कर ली थी तो सिर्फ 5 मिनट का मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ था जिसमें इसने मुझे अपने बारे में बताया था। तो आज मरियम को बुलाने का मकसद ये है कि मरियम ये बताएगी कि इस बुक में ऐसी कौन जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस किताब के अंदर, लेकिन मरियम बताएगी कि उसने कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा पढ़े हैं और उन टॉपिक्स ने किस तरीके से मरियम को फ़ायदा उठाया। और जनरल पब्लिक जो है आजकल पता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत है लोगों को, और हमारा मुल्क जिस सिचुएशन से दो चार हो रहा है, आगे आपको पता है इलेक्शन की गहमा गहमी रची हुई है और अब तो 10 दिन रह गए हैं इलेक्शन में भी, उससे भी तनाव है बहुत ज़्यादा। और वैसे भी गर्मी के दिन भी कुछ ज़्यादा हैं, बरसात के भी हैं, तो स्ट्रेस भी लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इससे मैंने स्ट्रेस के बारे में, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पर्सनैलिटी, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, फादर डॉटर रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो मरियम से ही पूछते हैं मरियम की ज़बानी कि उसने इस बुक में क्या पढ़ा। तो मरियम क्या हाल है आपके? ठीक है, मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं मैडम? अल्लाह का शुक्र। अच्छा बताओ मरियम, किताब में क्या पढ़ा? मैम मुझे इस बुक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो पसंद आए हैं और जब मैंने ये बुक देखी तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी बुक्स होनी चाहिए जिसके अंदर थेरेपीज़ का जिक्र हो, ताकि लोग जो आजकल की सिनेरियो और सिचुएशन है जिसमें स्ट्रेस, एग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, इससे वो निकल सकें। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा इसमें टॉपिक मैडम पसंद आया वो स्ट्रेस का है और जब मैंने इसको रीड किया तो एंड पर जो उसमें थेरेपीज़ हैं वो मुझे बहुत फैसिनेट थी। जब आपने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा मरियम, तो आपको क्या लगा कि किस लफ्ज़ों में, क्या आपको लैंग्वेज इसकी कोई मुश्किल नज़र आई? बिल्कुल नहीं, इस बुक में लैंग्वेज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और इसके अलावा ये रियल लाइफ से बहुत रिलेट करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें थेरीज हैं या कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जस्ट बात की जा रही है, लेकिन ये जब मैं अपने रियल लाइफ में देखती हूँ लोगों को कि वो किस तरह से स्ट्रेस में क्या उनकी सिचुएशन होती है और उनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है और उनके मेंटल लेवल में किस तरह से चेंज आता है स्ट्रेस की वजह से, तो उससे उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अपील किया कि मैं इस बुक को और डेप्थ में पढ़ूँ। तो मरियम, आप वर्किंग वुमन हो, ठीक है, और जबकि आप वर्किंग वुमन हो तो ऑफिस से भी थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। कभी बॉस का स्ट्रेस हो जाता है, कभी काम का स्ट्रेस हो जाता है कि काम हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, बॉडी पे हमारे वेयर एंड टेयर आ जाती है, कभी हम घर से थके हुए आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। तो कभी आपको ऐसे लगा कि आपको काम में, मैं ये नहीं कह रही कि एनवायरनमेंट की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, कभी आप थके हुए हो, कभी आप फ्रेश फील ना कर रहे हो, कभी वर्कलोड ज़्यादा हो, तो क्या कोई ऐसी इसमें से थेरेपी यूज़ करके अपने आप को रिलैक्स कर पाए आप वर्क पे? बिल्कुल मैम, ऑफिस में तो समटाइम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है, या समटाइम्स आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी भी चल जाती है समटाइम्स। तो उस सिचुएशन में जो आपने एक्सरसाइजेस बताई हुई हैं जिसमें आई एक्सरसाइज है और नेक एक्सरसाइज है, हाँ। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही है। क्या कभी कंप्यूटर पे, जैसे आप कंप्यूटर पे भी मरियम काम करते होगे, जी मैम। तो कभी कंप्यूटर पे बैठ के आपने नेक एक्सरसाइज इस तरह से ट्राई की कि कैसे करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने लिखे हैं बुक के अंदर सेम वही वाली एक्सरसाइजेज हैं जो यूजली योगा में भी यूज होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होती है और जो भी आपके अंदर एक बर्डन सा फील होता है जहन के ऊपर स्ट्रेस की वजह से, वो एकदम से रिलीज हो जाता है। अच्छा, आप क्या समझती हो कि स्ट्रेस की, इसे मैंने स्ट्रेस एंड न्यूट्रिशन के बारे में भी बताया है, तो मरियम कभी अपने आप से रिलेट किया कि अगर कभी आपको स्ट्रेस होता था तो जो मैंने बताया कि इस तरह के खाने हम यूज़ करते हैं, कभी आपको लगा कि हाँ वाकई हम इस तरह के खाने खाते हैं? कभी कुछ लगा आपको ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात ही है। जिस तरह आपने कहा कि कौन से फूड जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है स्ट्रेस में, जैसे फ्रूट्स, वाटर और जो ऑर्गेनिक थिंग्स हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं।
तो अगर मुझे कभी स्ट्रेस हो और मैं फ्रूट्स की तरफ जाऊँ या पानी का ज़्यादा इंटेक करूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स फील करती हूँ। और इसके अलावा जो आपने कहा कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, जैसे जंक फूड है, तो जंक फूड से वाकई उससे बल्कि स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा हो जाता है। आप क्या समझती हो कि जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे तनाव, छोटी छोटी टेंशन आ जाती हैं। कभी जैसे अगर हाउस वाइफ हो तो बच्चों की टेंशन आ जाती है, कभी काम वाले की, या उसके अलावा हमारी डिसीजंस में आ जाती हैं, हमारी इमोशंस होती हैं, अप डाउन हो जाती हैं, उसमें आ जाती है। तो स्ट्रेस किस तरह से रिलीज हो जाता है? क्या आपको लगता है कि ये बुक आम पब्लिक के लिए कैसे हेल्पफुल है? आपने अपने बारे में तो बताया मरियम, लेकिन मैं चाहूंगी आप व्यूअर्स को बताएं कि ये जो स्ट्रेस की आपने किताब पढ़ी है और हम स्ट्रेस की बाकायदा बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस किस तरह जनरल पब्लिक को जो है वो फायदा देगा इस किताब से? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लोगों को ये पता चल जाए कि बेसिकली स्ट्रेस है क्या, तो यहीं से उनकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप स्ट्रेस को, सॉरी आपको कट कर रही हूँ मरियम, आप स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करोगे? आपके मुताबिक स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस में यूजली आप एकदम से कोई भी सिचुएशन होती है और आपको उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है और आप उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हो, रादर देन कि आप उसका कोई सोल्यूशन ढूंढो। तो आप उसके ऊपर जब अपने ऊपर हावी कर लोगे तो वो आप के ऊपर एक स्ट्रेस का जो है फैक्टर आ जाएगा। और इसी तरह मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि जो लोग हैं, अगर उन्हें ये पता चल जाए कि उनका जो रिएक्शन है टूवर्ड्स एनी सिचुएशन दैट इज इनअप्रोप्रिएट, और अगर वो उसको अपने रिएक्शन को उसके ऊपर फोकस करें और उसको अप्रोप्रिएट कर लें, तो वो इस सिचुएशन में आ ही नहीं सकते स्ट्रेस वाले में। बिल्कुल आप सही कह रही हो। कोई भी चीज़ हो, जैसे मरियम अगर आप कोई एग्जांपल देना चाहो अपनी नज़र में, या कोई लोगों के लिए एक एग्जांपल छोटा सा देना चाहो, जैसे चलिए हम देख लेते हैं कि एक ट्रैफिक है, एक गाड़ी तेजी से आ रही है आपकी तरफ, ठीक है, तो क्या आप अगर खड़े होगे और आपको लग रहा है कि तेजी से आ रही है, आपकी तरफ अप्रोच कर रही है, तो आप क्या समझते हो कि स्ट्रेस होगा बॉडी के अंदर? बहुत ज्यादा, और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, मैं बैक व्यू मिरर से देख रही होती हूँ, हाँ, पीछे से बहुत स्पीड में कार्स आ रही होती हैं, हाँ, उस वक्त मुझे बिल्कुल ऐसे फील हो रहा होता है कि बस अभी ये मेरी कार को लग गई है। बिल्कुल ऐसे होता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो कभी कभार ये होता है कि हम लोग जब देखते हैं, परसीव करते हैं, तो उससे भी हमें स्ट्रेस हो जाता है। तो हमारी परसेप्शन जो है ना, वो भी स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है। जैसे मरियम ने आपको बताया कि नेक की एक्सरसाइजेज हैं, आई की एक्सरसाइजेज मरियम ने बताया कि इस किताब में लिखे। मरियम, हमने इस किताब में स्ट्रेस आइसबर्ग का भी जिक्र किया है, अगर आप देखें तो हम वीडियोस को यहाँ से दिखा भी देते हैं। स्ट्रेस आइसबर्ग का जो हमने जिक्र किया है, जब हम स्ट्रेस आइसबर्ग की बात करते हैं, ये है स्ट्रेस आइसबर्ग जिसका मैं जिक्र करना चाह रही हूँ। अगर आप देखें तो ये हमने लिखा है कि ये टिप है, ये हमारा थ्रेशोल्ड लेवल है। थ्रेशोल्ड से मुराद है कुव्वत बर्दाश्त। बर्दाश्त करने की एक ताकत होती है ना, एक लिमिट होती है, हमारी स्पीड की भी एक लिमिट होगी। अगर आप यहाँ पे, जैसे मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, और आप मेन बुलेवार्ड पे 130 140 की स्पीड पे भगा दे तो स्ट्रेस तो होगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मोटरवे की और बात है। लेकिन आप एक हद तक स्ट्रेस को बेयर कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट होती है। अगर उसे एक्सीड कर दे तो जैसे पानी है, आप देखिए कि ग्लास है, तो अब जैसे हम ये ग्लास लेते हैं, हम इस ग्लास को भरते जाते हैं, तो इसकी लिमिट कहाँ तक है? यहाँ तक है ना, ये इसकी रिम है। क्यों मरियम, ऐसा ही है ना कि अगर आप ग्लास को भरते जाएंगे तो क्या होगा? वो फिर पानी निकल जाएगा, पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या समझती हो कि ये जो हमारी स्ट्रेस आइसबर्ग भी हमारा ऐसे ही होता है कि ये भरता जाए, फिर वो यूं जैसे दरिया होता है या जैसे फाउंटेन होता है, उस तरह वो चीज़ें निकलती रहती हैं। और वो किस तरह निकलती हैं? हमारी बॉडी से वेयर एंड टेयर में, नेक में दर्द शुरू हो जाती है, हमारे शोल्डर्स में दर्द होती है। शोल्डर्स हमारे किस लिए होते हैं? शोल्डर्स हमारे ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होते हैं। बैक में पेन शुरू हो जाती है, बैक हमारी इररिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या इनसिक्योरिटी हमारी होती है। लेग्स में हो जाती है, लेग्स हमारे सर्वाइवल इशू से ताल्लुक़ रखती है। आंखें, अगर हम कंप्यूटर पर ज़्यादा बैठे, नेक और आंखें दर्द करना शुरू हो जाती है। फिर अजीब अजीब किस्म के हमारे जहन में मतलब ख्यालात आने शुरू हो जाती हैं, नींद हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, उल्टा सीधा खाना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बिंज ईटिंग का भी नाम देते हैं, या जिसको हम कंफर्ट ईटिंग का भी नाम देते हैं। उसमें हम ज़्यादातर कभी चॉकलेट्स खा लेते हैं। अगर हम चॉकलेट्स खाते हैं तो वो हमें फुल फीलिंग देती है क्योंकि स्वीट होती है। अगर हम मिंट लेते हैं तो मिंट हमें टेम्पररी फीलिंग ऑफ लव दे देती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस बुक में जिक्र किया हुआ है। मतलब ये तो हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि हम भी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके और उन्हीं को हम स्ट्रेस में ले आए। तो ये बताइए, इस बुक में हमने स्ट्रेस के अलावा और क्या बात की? इसमें मुझे एक और जो टॉपिक था वो बहुत पसंद आया, जो कि है पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन का।
उसमें बेसिकली फादर और डॉटर का जो इंट्रैक्शन है, आप इसके अंदर देख सकते हैं चैप्टर नंबर 9 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पेरेंट्स और चाइल्ड के दरमियान में पॉजिटिव इंट्रैक्शन होना चाहिए। इसमें जो स्पेशली फादर और डॉटर का है, तो डॉटर के लिए तो फादर वैसे ही एक सिंबल होता है एक स्ट्रॉन्ग किस्म का, और उसी वजह से जो डॉटर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनती है। तो मुझे ये वाला चैप्टर भी बहुत पसंद है। आपको क्या लगा कि आपने क्या घरों में देखा है, क्या बेटे ज्यादा बाप के नजदीक होते हैं या बेटियां होती हैं, बेटे माँ के नजदीक होते हैं और बेटियां बाप के नजदीक? आपको इससे पढ़ के क्या लगा कि किस किस्म की रिलेशनशिप हमारी जो है वो हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं, खासतौर पे हमारे फादर्स के साथ, बेटियों की बाप के साथ किस किस्म का ताल्लुक होना चाहिए, और कैसा ताल्लुक हो तो बच्चा जो है या बच्ची जो है वो नरिश करती है? क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ देखी है कि कुछ फैमिलीज में तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, तो वहाँ तो डॉटर हो या सन्स हो उनको तो इक्वल लेवल पर रखते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर बेटों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और बेटियों को थोड़ा पीछे किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में फिर जाहिर सी बात है उनकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है, जो गर्ल्स हैं उनकी पर्सनैलिटीज डाउन। तो आपके ख्याल में बाप को बच्ची के साथ किस किस्म का, उनके बाप तो ब्रेड अर्नर होता है, सुबह दफ्तर जाता है, रात को दफ्तर से घर वापस आता है, माँ होती है जो ज्यादातर रहती है, और अक्सर कहते हैं कि बेटी की तरबियत देखनी हो तो माँ को देखो, क्योंकि जैसी माँ है वैसे ही बच्ची होगी। कभी ये नहीं कहा जाता, लेकिन ये एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्ची की तरबियत माँ और बाप मिलकर करते हैं अक्सर, क्योंकि अगर बच्ची को बाप का प्यार नहीं मिलेगा या माँ का प्यार नहीं मिलेगी तो वो महरूम रहेगी उस प्यार से। इनके दोनों जरूरी हैं। आप क्या समझती हैं कि क्या बेटी के, जब बाप अपनी बेटी को गले लगाता है, उससे हंसी मजाक करता है, प्यार करता है, तो क्या महसूस करती है बच्ची जो है? वो अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करती है, और इसके अलावा ये कि उसको ये होता है कि उसको किसी और के पास जाके बात करने की ज़रूरत नहीं। आपको लगता है कि अगर बाप जो है वो बेटी की हर दफ़ा मौजूद हो, उसको वहाँ कॉन्फिडेंस देने के लिए, उसे कि बेटा परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम पे कोई मसला आएगा, परेशानी आएगी तो मैं उसे हल करने की कोशिश करूँगा, तो क्या समझती हैं मरियम कि क्या बच्चा या बच्ची जो है वो अच्छी तरह से निखर पाएगी? ऑब्वियसली, बिल्कुल ये बात तो है, क्योंकि वो अपनी हर बात फादर को बताएगी, और फादर जो है ना उसको ज़्यादा एक्सपोजर होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो बाहर जॉब भी करता है, बाहर के लोगों से मिलना, तो वो चीज़ जो मदर उसको आइडिया देगी अपनी बेटी को, उससे ज़्यादा बेटर फादर देगा। तो उस सूरत में फिर जो बेटी है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि चाहे बेटी हो या बेटा। बेटी हो या बेटा, यहाँ पे बेटी, हाँ। बेटी हो या बेटा, सांझे तो दोनों होते हैं, लेकिन ये है कि बेटी क्योंकि ज़रा सेंसिटिव होती है, औरत ज़रा मर्द के मुताबिक ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और क्योंकि वो बनी भी इस किस्म की हुई है कि आगे जाके उसने माँ बनना होता है, बहन होती है, बेटी होती है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, मर्दों के अलावा औरतों के अलावा रिश्ते होते हैं, लेकिन बेटा हो या बेटी हो दोनों को माँ की भी ज़रूरत है और बाप की भी ज़रूरत है। अक्सर औकात ये देखा गया है कि अगर बचपन में बच्ची को या बच्चे को बाप का प्यार ना मिले तो जब वो बड़े होते हैं तो उनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि जैसे मरियम ने कहा कि बाप को ज़्यादा एक्सपोजर होता है, बाप को बाहर का पता होता है, माँ ज़रा अंदर होती है, इतना पता नहीं होता, और ये होता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों की तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है। बेटी के अंदर कॉन्फिडेंस बाप से आता है, अगर वो दो लफ्ज़ मीठे बोल देगा। आजकल ये बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रही कि बाप पूरा दिन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन क्वालिटी टाइम, जब वो घर आए और घर आके वो सिर्फ 10 या 15 मिनट अपना फ़ोन साइड पे रख दें और फुल तवज्जो से बच्ची से पूछिए होमवर्क किया आपने, स्कूल कैसा गया, कुछ चाहिए, ड्राइव पे लेके जाएं, खाने का पूछें, जैसे लाड होता है, संडे का दिन है, बच्चों को घुमाने फिराने ले जाएं। इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा चाइल्ड के साथ बॉन्ड उतना आपका बढ़ेगा। मरियम, और क्या आपने इसमें पढ़ा? इसमें जैसे आपने फादर डॉटर रिलेशनशिप का जिक्र किया, ऐसे हमने मदर चाइल्ड का रिलेशनशिप का भी जिक्र किया है। अगर आप वो देखो, आपको क्या लगता है मदर चाइल्ड रिलेशनशिप कैसी होती है? मदर चाइल्ड रिलेशनशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मदर जो है वो ज़्यादा टाइम अपने बच्चे को दे रही होती है फादर की निस्बत, तो वहाँ पे उसको उसकी तरबियत के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए कि मैंने इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें जो है ना बच्चे के अंदर डालनी है। मैंने ज़्यादातर अपनी मैडम सराउंडिंग्स में देखा है कि जो मदर्स हैं वो या तो अपनी नंदों के बारे में बातें करती हैं बच्चों के साथ, या फादर्स की कोई नेगेटिव बातें बच्चों के साथ कर जाती हैं, तो वो बच्चों के अंदर सबकॉन्शियस में कुछ चीज़ें बैठ जाती हैं जो कि उनकी तरबियत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो मेरी नज़र में जो मदर्स हैं उनको बहुत पॉजिटिवली जो है ट्रेनिंग करनी चाहिए बच्चों की। बिल्कुल मरियम ने सही बात की,
ज़्यादातर जिम्मेदारी जो बच्चों की परवरिश की होती है वो माँओं पर ही आती है, क्योंकि माँ जो है वो बच्चे की देखभाल करती है। और उसको बाप ने तो, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारी वो इकोनॉमिक बर्डन को उसने शेयर करना होता है, बाप की भी जिम्मेदारी है। लेकिन माँ बच्चे को अच्छे बुरे के बारे में बताती है, वैल्यूज़ के बारे में बताती है, मॉरल्स के बारे में बताती है। तो माँ जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताती है। तो मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, इससे हम सन की बात नहीं कर रहे, इसमें हम डॉटर की बात नहीं कर रहे, इससे हम दोनों की बात कर रहे हैं। एक बच्चा होता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, माँ के साथ उसका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई दफ़ा ऐसे भी मैंने देखा है कि मियाँ बीवी का घरेलू झगड़ा अगर वो बच्चों के सामने डिस्कस करते तो बच्चों से उनकी पर्सनैलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो जब हम ये बात करते हैं तो हम ये भी लोगों को कहते चलें कि जब आप लोगों का कोई आपस का झगड़ा होता है तो उसको आपस में ही सॉल्व करें, सारे लोगों के सामने ना सॉल्व करें कि उसमें कल को जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो माँ बाप का जो रवैया है बच्चे के साथ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी ये जो बुक है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया हुआ है कि ये हीलिंग जर्नी थ्रू अल्टरनेटिव थेरेपी फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इसे जैसे मदर चाइल्ड रिलेशनशिप का मैंने बताया हुआ है, और मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया हुआ है। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, इसमें एंजाइटी। लेकिन आज क्योंकि मरियम ने अभी हाल ही में ये बुक खरीदी है और इसने अभी इसके बारे में पढ़ा, तो हम मरियम से ही पूछ रहे हैं कि उसने क्या इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मरियम मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपने बड़ी थरली किताब को पढ़ा है। आपने इस पे, जब आप किताब लेके गई थी तो आपको कुछ आइडिया था कि इसको किस तरीके से यूज़ करेंगी? उस वक्त कुछ जहन में था? नहीं, उस टाइम मुझे ये पता था कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ये सेम टर्म्स हैं। लेकिन जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे ये पता चला कि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और लोगों को भी इस बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अगर वो सही कॉन्सेप्ट लेते हैं इन तीनों टर्म्स के बारे में तो फिर ही वो उसके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। और जो सेकंड थिंग थी इसकी थेरेपीज़ के बारे में, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, चाहे मैं नेट पे सर्च करूँ या मैंने आपकी जो बुक पढ़ी है, इसमें जो थेरेपीज़ हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। वो स्पेशली मेडिटेशन जो है जो स्ट्रेस के लिए, वो मेडिटेशन को मैंने खुद एक्सरसाइज भी किया हुआ है और बहुत मुझे ये रिलैक्सिंग एक्सरसाइज फील होती है। मेडिटेशन जिसको हम मराकबा का नाम देते हैं, यानी माइंडफुलनेस का नाम देते हैं, टू बी इन द प्रेजेंट, यानी ये जो मोमेंट है आपका, ये जो इस वक्त आपका वक्त गुजरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा दिमाग मुसलसल चल रहा था एक मशीन की माने, टिक 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 टिक, और बहुत सारी चीज़ें हम सोचते थे, अच्छा अब ये सौदा खरीदना है, अच्छा बच्चे को ये होमवर्क कराना है, अच्छा अब ये जाना है, अच्छा अब इस तरह की लाइफ हमारी इस तरह हो गई है। राउंड द क्लॉक हमारी लाइफ जो है वो करती है कि तेज़ी बहुत हो गई है, और अगर हम लाइफ के पैटर्न पे नहीं चलेंगे तो हम शायद पीछे रह जाएंगे। लेकिन हमें एक टाइम चाहिए जो सिर्फ हमारे लिए हो, सिर्फ अपने लिए हो, क्योंकि पूरे दिन में से अगर हम सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट भी अपने लिए निकाल लें और उसमें हम माइंडफुलनेस करें। माइंडफुलनेस होता है दिमाग को पूरे तौर से खाली कर दो और एक ही चीज़ पर तवज्जो दो। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो हम विजुअलाइजेशंस की भी बात करते हैं। अक्सर लोग इमेजिनेटिव भी होते हैं, बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो मेडिटेशन मराकबा होता है। जैसे हम एक बात करें, मराकबा क्या होता है? ब्रीदिंग के ज़रिए, सांस के ज़रिए लेना होता है। सांस जब हम लेते हैं तो ये ऑक्सीजन होता है ब्रेन को, ये जो होता है आपकी थॉट्स को डाई डाउन कर देता है। आपने कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस की अपने ऊपर मरियम, इसमें से पढ़ के? यस मैम, इसके अंदर एक है कि बिल्कुल अपने आप को आइज बंद करके रिलैक्स करना है और ब्रीदिंग करनी है, आपने इनहेल और एक्सहेल करना है। और इसमें थोड़ी टाइम के बाद ऐसा फील होता है जैसे बहुत मैं हल्की फुल्की सी हूँ। तो आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, ये देखिए ना, जैसे ये तो एक सिंपल मेडिटेशन मरियम ने बात की। हमारी वो होती है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन होती है, ठीक है। फिर हमारी सहज मेडिटेशन होती है। जैसे मैं यहाँ अपने यहाँ वर्कशॉप्स भी करती हूँ और उन वर्कशॉप से भी मैंने यहाँ लोगों को सहज मेडिटेशन सिखाई। सहज मेडिटेशन होती है कि आपकी जो टीचर होती है वो आपको एक लफ्ज़ देती है जो आपके लिए होता है आपकी एनर्जीज़ को रीड करके। फिर हमारा जिक्र जिसे हम अल्लाह का कहते हैं, अल्लाह वो ब्रीदिंग्स के साथ हम करते हैं, वो भी मेडिटेशन में आ जाता है। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन होती है अल्लाह के नामों के साथ आपकी मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या फ़र्क है मरियम? आप विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन को कैसे सेपरेट करोगे? मेडिटेशन में आपके माइंड को नहीं पता चल रहा होता कि आप उस वक्त क्या कर रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी को पता चल रहा होता है कि आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो। इसमें आप कुछ कलर्स और रेस को भी अपने ऊपर हावी कर सकते हो, जैसे ब्लू रेस के जरिए जो मेडिटेशन होता है वो भी बहुत बेनिफिशियल है। विजुअलाइजेशन में ये कि जो काम आप करना चाहते हो आप
विजुअलाइज करोगे कि यू आर डूइंग द सेम वर्क। अगर आप किसी कोई जॉब आप ढूंढना चाहते हो, अच्छी जॉब, ठीक है, और आप ये विजुअलाइज करोगे कि एक ऐसी जॉब में मैं जा रहा हूँ जहाँ के का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, पुरसकून है, और वहाँ मुझे आगे बढ़ने के ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं। तो जब आप इन चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कभी ना कभी आपकी लाइफ में आ जाएगी। बिल्कुल सही, जैसे मरियम ने कहा, हम अक्सर जो होते हैं हम मनफी सोचते हैं, यानी नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन अगर आपने अपने गोल्स हैं उनको यूटिलाइज करना है, उनको आप चाहते हैं कि वो आगे आपके ख्वाब पूरे हों, ख्वाबों की ताबीर हो, तो विजुअलाइजेशन जो वो बहुत ज़रूरी है। विजुअलाइजेशन जो होती हैं वो आप अपनी सारी फीलिंग्स को करके करते हैं, यानी उसमें आप अपनी फीलिंग्स भी डालते हैं, आवाज़ें भी डालते हैं, विजन्स भी डालते हैं, उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं या आप मेरी बुक पढ़ें, उसमें भी बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, या यहाँ मैं वर्कशॉप्स कराती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मरियम ने जैसे ये किताब पढ़ी, उस किताब का बहुत सा कि हमारी एक और किताब है मरियम हीलिंग सेंटर की, ये लिखी हुई है मरियम आफ्ताब ने, और इसमें सारी ट्रू स्टोरीज है, और इसका नाम है जर्नी ऑफ इनसाइट्स। और इसमें जब आप पढ़ते हैं बहुत सारे सही वाक़यात दिए हुए हैं, और फिर बताया है कि किस तरह गाइडेंस से वो लोगों ने अपनी ज़िंदगी जो है वो बदली है। तो ये भी किताब हमारा जो सेंटर है वो ऑफर करता है यहाँ पर। और अगर आपको ये बुक भी चाहिए तो आप www.mariamhealingcenter.com पे जाइए, या info@mariamhealingcenter.com पे जाके हमें ईमेल लिखिए 03342118 लाइन 1 0300463505। इनमें से किसी भी नंबर पे मंडे टू सैटरडे 10 to 6 हमें कॉल कीजिए। और ये बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो ये हम बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। और क्योंकि मरियम को बुक का बहुत शौक है तो ये मैं मरियम को प्रेजेंट करती हूँ। और हमारे पास मेरी नेक्स्ट सीरीज है मरियम आफ्ताब से, मरियम को ही बुला के इसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि हमने ये सीरीज शुरू की कि जो लोग भी बुक पढ़े हैं वो खुद आके अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करें। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि ये बुक जैसा कि मरियम आफ्ताब ने लिखी है, जो कि डॉक्टर आलिया आफ्ताब की सिस्टर हैं, और मैंने उनकी एक प्रेडिक्शन जो जेमिनी के ऊपर ही थी, उसको मैंने लिसन किया। उस वक्त तक कुछ मेरे प्लान्स थे जिनको मैं कर चुकी हुई थी, कर रही थी, जो कि इन प्रोसेस थे। और जब मैंने उनकी प्रेडिक्शन देखी तो मैं बहुत हैरान हुई कि वाकई जो उन्होंने अंदर बातें बताई थी उसके ऊपर तो ऑलरेडी मैं मतलब वही प्लान मैंने बनाया हुआ था काफ़ी अर्सा पहले। और ये ऐसा नहीं कि मैंने प्लान स्टार्ट करने से पहले उनकी प्रेडिक्शन को सुना, मैं प्लान्स अपने कर रही थी, जब उसके बाद मैंने उनकी प्रेडिक्शन को सुना है, तो मुझे उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हुई। ये तो बहुत खुशी की बात मैं है। अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पे कहना चाहती हूँ, अपने कॉलीग्स को भी कहना चाहती हूँ कि वो ज़रूर मरियम हीलिंग सेंटर को ज्वाइन करें, इनकी जो पेज है इसको ज़रूर ज्वाइन करें। इसी तरह मरियम आप ये किताब पढ़िएगा और फिर मरियम के साथ आपका हम इंटरेक्शन कराएंगे, और आप मरियम को बताइएगा, वो बड़ी खुश होगी सुन के कि उसकी जो प्रेडिक्शन है वो सही हुई है। जैसे उसकी प्रेडिक्शन हुई, बहुत सारे लोगों ने ये किताब पढ़ी और पढ़ के उससे बहुत अपनी ज़िंदगी पे उन्होंने फ़ायदा उठाया। इनके सिर्फ मकसद आपको किताब देने का नहीं है, उसे पढ़िए और पढ़ के उससे सबक सीखिए, क्योंकि जब तक आप इस पर अमल नहीं करेंगे फ़ायदा नहीं होगा। मरियम ने किताब ली, मरियम आपने अपने ऊपर अमल किया ना, आपने अपने ऊपर काम किया, तो जैसे मरियम ने काम किया इसी तरह आप लोग काम कीजिए, और आप करेंगे तो देखेंगे आएगा आपको फ़ायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच मरियम फॉर कमिंग और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। तो मरियम भी हम इजाज़त चाहते हैं, मरियम भी खुदा हाफिज़ कहेगी अपने नाज़रीन को, और अगली दफ़ा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।